वह उससे डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि वह हर कीमत पर उसकी रक्षा करेगी। हिदो यह सुनकर शर्माने लगता है और वह खड़ा होकर कहता है कि भले ही वह कुछ करने के लिए लाचार है, फिर भी वह भी उसे सुरक्षित देखना चाहता है। वह ताजी हवा लेने के लिए अचानक खिड़की खोलने का फैसला करता है, लेकिन युकी कहती है कि वह इसे खोलेगी क्योंकि स्नाइपर्स का खतरा हमेशा बना रहता है। जैसे ही वह खिड़की अनलॉक करती है, उसे अचानक अपनी पसंदीदा सॉस की महक आती है और वह सोचने लगती है कि यह खुशबू कहां से आ रही है। जब वह उस स्वादिष्ट महक के स्रोत का पता लगाने में खोई हुई होती है, तभी उसे अचानक निट्टा की आवाज सुनाई देती है, जो उससे कहती है कि उसकी पकड़ ढीली पड़ गई है। वह कैटवुमन कॉस्प्लेयर कमरे में तब घुस आई थी जब युकी का ध्यान भटक गया था और हिदो पहले से ही उसकी गिरफ्त में है। वह युकी से कहती है कि इस लड़के के साथ घर घर खेलने के चक्कर में वह नरम पड़ गई है और इतनी आसान तरकीब में फंस गई। निट्टा पूछती है कि क्या वह सच में ड्रैगन्स 9 की व्हाइट वॉल्फ के नाम से मशहूर खतरनाक कातिल थी। युकी चाकू निकालती है, लेकिन निट्टा उससे अपने गुस्से पर काबू रखने के लिए कहती है क्योंकि इससे पहले कि वह उसके साथ कुछ करे, वह हिदो की आंखें फोड़ देगी। अचानक युकी एक खतरनाक आभा ऑरा छोड़ती है और चाइनीज भाषा में बात करने लगती है। वह निट्टा को धमकी देती है कि अगर उसने हिदो को नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ भी किया, तो वह उसे इस कदर पछताने पर मजबूर कर देगी कि वह मौत की भीख मांगेगी। निट्टा उससे डर जाती है और हिदो को नुकसान न पहुंचाने का फैसला करते हुए पीछे हट जाती है। वह युकी से कहती है कि उसे सिर्फ उससे काम है क्योंकि उसे मारने की सुपारी मिली है। हालांकि वह जानती है कि उनके कौशल में बहुत बड़ा अंतर है और बंधक के बिना वह उसके खिलाफ कुछ भी नहीं कर पाएगी। इसीलिए निट्टा हिदो को अपने साथ ले जाने का फैसला करती है और युकी से कहती है कि अगर वह उसे जिंदा चाहती है तो रात के 2 बजे स्कूल के मैदान में मिले। उसके जाने के बाद युकी अपने गुरु के शब्दों को याद करने लगती है, जिन्होंने उससे कहा था कि चाहे वह कुछ भी कर ले, वह हमेशा एक खूनी कातिल ही रहेगी जिसका इस धरती पर एकमात्र उद्देश्य लोगों को मारना है। युकी स्वीकार करती है कि यह सच है और वह इस वहम में जीना बंद करने का फैसला करती है कि वह एक सामान्य लड़की बन सकती है। वह निट्टा को मारने, सारे सबूत मिटाने और हिदो की सुरक्षा सुनिश्चित होने के बाद देश छोड़कर हमेशा के लिए जाने और फिर से एक कातिल के रूप में काम शुरू करने का फैसला करती है। हालांकि उसे याद आता है कि हिदो चाहता था कि वह सुरक्षित रहे और उसके साथ रहे, और उसे एहसास होता है कि वह भी वही चाहती है। दूसरी ओर निट्टा हिदो को स्कूल ले आई है और उसे कुछ बॉन्डेज गियर से बांध दिया है, जिसे वह हमेशा अपने पर्स में रखती है ताकि अगर कभी उसका कुछ अलग करने का मन करे तो इस्तेमाल कर सके। हिदो इस स्थिति को लेकर काफी शांत है और निट्टा पूछती है कि क्या उसे डर नहीं लग रहा है कि वह किसी भी पल मर सकता है और यह सब युकी की गलती होगी। वह उससे पूछती है कि क्या वह अब उस नौकरानी युकी से नफरत करता है, और हिदो जवाब देता है कि भले ही वह डरा हुआ है, लेकिन उसे युकी पर भरोसा है कि वह उसकी रक्षा करेगी। निट्टा इस बात से प्रभावित होती है कि वह इस स्थिति में भी ऐसी बातें कह सकता है और उसे बताती है कि वह सचमुच उसे इस लड़ाई में नहीं घसीटना चाहती थी, लेकिन भयानक असैसिन जू के खिलाफ लड़ने के लिए उसे ऐसा करना पड़ा। हिदो उससे पूछता है कि जू कौन है और निट्टा उससे पूछती है कि क्या वह उसका असली नाम नहीं जानता जो अंडरवर्ल्ड में मशहूर था। वह कहती है कि युकी सिर्फ एक कातिल नहीं थी, वह एक राक्षस थी। वह बताने लगती है कि अंडरवर्ल्ड में बहुत सारे डरावने लोग थे, लेकिन युकी का स्तर ही अलग था। वह एक बेरहम, ठंडे दिल की कातिल थी जो लोगों को मारते समय कोई भावनाएं नहीं दिखाती थी। इतना ही नहीं, युकी दुनिया के सबसे महान कातिलों के कबीले ड्रैगन्स 9 में चौथे नंबर पर थी। निट्टा समझाती है कि ड्रैगन्स 9 दुनिया भर के प्रतिभाशाली लोगों को इकट्ठा करता है और उन्हें मास्टर असैसिन के रूप में पालता है, और वे इतिहास के लगभग हर बड़े उलटफेर में शामिल रहे हैं। हालांकि चूंकि वे इतने शक्तिशाली और महत्वपूर्ण हैं, इसलिए उनके बहुत सारे दुश्मन भी हैं और उनके सिर पर भारी इनाम है। निट्टा कहती है कि अगर वह युकी को मार देती है तो उसे बहुत सारा पैसा मिलेगा और उसकी साख भी बढ़ेगी, जिससे उसे और भी ज्यादा पैसे देने वाले काम मिलेंगे। हिदो उसकी महत्वाकांक्षाओं से बिल्कुल प्रभावित नहीं होता और पूछता है कि क्या वह सच में युकी के बारे में बात कर रही है, जो सिर्फ एक 16 साल की लड़की है जो एक पल भावहीन होती है और अगले ही पल उसके चेहरे पर सब कुछ साफ दिखाई देने लगता है। निट्टा उस पर चिल्लाती है कि उसे पूरा यकीन है कि युकी ही जू नाम की कातिल है, क्योंकि वह पिछले कुछ हफ्तों से उस पर नजर रख रही है। वह अचानक सोचने लगती है कि हिदो कोई आम इंसान नहीं है, क्योंकि ऐसी स्थिति में जहां उसकी जान खतरे में हो, कोई भी इतना शांत नहीं रहेगा। इसके अलावा उसने युकी के बर्फ जैसे ठंडे दिल को पिघला दिया और अब निट्टा को यकीन हो जाता है कि उसमें कुछ न कुछ असाधारण जरूर है। हालांकि वह इसका इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करने की योजना बनाती है, क्योंकि वह जानती है कि युकी उसकी रक्षा के लिए सब कुछ करेगी और ऐसा करते समय वह और अधिक कमजोर पड़ जाएगी। जैसे ही घड़ी में 2 बजते हैं, युकी वहां पहुंच जाती है। वह निट्टा की तरफ दौड़ना शुरू करती है, जो उस पर गोलियां चलाती है, लेकिन युकी आसानी से गोलियों को काटकर अलग कर देती है। निट्टा तुरंत अपनी योजना के अगले हिस्से पर जाती है और जमीन पर गोली चलाती है, जिससे वहां गाड़ी गई ट्रिप माइन एक्टिवेट हो जाती है। युकी को ट्रिप माइन के एक्टिवेट होने के बाद ही इसका एहसास होता है और एक शक्तिशाली धमाका उसे अपनी चपेट में ले लेता है। निट्टा हंसती है, यह सोचते हुए कि वह जीत गई, और हिदो खौफजदा हो जाता है। हालांकि युकी को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है और वह निट्टा पर हमला करने के लिए धुएं के बीच से झपटती है, जो बड़ी मुश्किल से उसके हमले को रोक पाती है। वह फिर युकी को यह कहकर ताना मारने की कोशिश करती है कि अगर वह हिदो को अपना असली अतीत बता देगी तो वह उसे कभी अपने पास नहीं रहने देगा। हालांकि युकी उसके तानों को नजरअंदाज करती है और उससे कहती है कि वह अपनी बकबक बंद करे।
वह कहती है कि हिदो का कल स्कूल है और इतनी देर तक बाहर रहने से उसे क्लास में नींद आएगी। निट्टा चिल्लाने लगती है क्योंकि कोई भी उसे गंभीरता से नहीं ले रहा है और वह युकी से चुप रहने और उसे तब तक पीटने देने के लिए कहती है जब तक वह उसे मार न डाले, अगर वह नहीं चाहती कि हिदो अपने सारे अंक खो दे। वह अपने स्मार्टफोन पर कुछ बटन दबाती है और अचानक हिदो के दोनों हाथों और पैरों पर लेजर लाइट पॉइंट होने लगती है। निट्टा कहती है कि उसके हर अंग पर एक स्नाइपर गन तनी हुई है और उसे हिदो को केवल एक धड़ में बदलने के लिए बस एक और बटन दबाने की जरूरत है। वह युकी से आभार मानने के लिए कहती है, लेकिन इसके बजाय युकी बिना किसी हिचकिचाहट के उसकी ओर दौड़ पड़ती है। निट्टा घबराहट की स्थिति में बटन दबा देती है, लेकिन तभी युकी 4 चाकू निकालती है और उन्हें लेजर लाइट की ओर फेंकती है और उनसे गोलियों को मोड़ डिफ्लेक्ट देती है। निट्टा के होश उड़ जाते हैं क्योंकि उसने ऐसा होने की उम्मीद नहीं की थी। वह अपने द्वारा बिछाए गए एक और जाल को एक्टिवेट करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी युकी का एक चाकू उड़ता हुआ आता है और उसके स्मार्टफोन को नष्ट कर देता है। वह चिल्लाती है क्योंकि वह बिल्कुल नया था और उसने उस पर बीमा इंश्योरेंस भी नहीं कराया था। युकी उसके पास आती है और डरी हुई निट्टा अपनी बंदूक हिदो पर तान देती है, लेकिन वह भी किक मारकर गिरा दी जाती है। युकी उसे मारती है और जमीन पर पटक देती है और निट्टा को डर लगता है कि वह अब मरने वाली है। वह युकी को यह कहकर उसका ध्यान भटकाने की कोशिश करती है कि वह कभी भी सामान्य जीवन नहीं जी पाएगी क्योंकि वह अभी भी एक कातिल है और अनगिनत लोग उसे मारने आएंगे। निट्टा युकी से पूछती है कि क्या वह उन्हें मारना जारी रखेगी और फिर यह दिखावा करेगी कि यह एक सामान्य जीवन है, लेकिन युकी जवाब देती है कि वह अब किसी को नहीं मारेगी और न ही अपनी वजह से किसी को मरने देगी। वह हिदो को बंधनों से मुक्त करती है और घर चली जाती है, जबकि निट्टा अभी भी अविश्वास में है। उसे एहसास होता है कि युकी के बारे में उसने जो भी अफवाहें सुनी थीं, वे सच थीं और वह एक ऐसी इंसान है जो अपनी मनचाही चीज पाने के लिए नरक की गहराइयों तक जा सकती है। सौभाग्य से वह उसे मारना नहीं चाहती थी, वरना वह बहुत पहले ही ऐसा कर चुकी होती। निट्टा अचानक हंसने लगती है, इस बात से राहत महसूस करते हुए कि वह दुनिया के सबसे घातक कातिलों में से एक का सामना करके जिंदा बच गई। दूसरी ओर जब हिदो और युकी घर लौट रहे होते हैं तो युकी आज जो कुछ भी हुआ उसके लिए अचानक उससे माफी मांगती है। वह कहती है कि अगर हिदो चाहे तो वह उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए दूर जा सकती है ताकि वह सुरक्षित रहे। हिदो यह कहते हुए उसकी आवाज में उदासी महसूस करता है, इसलिए वह बस उसका हाथ थाम लेता है और उससे कहता है कि वह उसे कुछ आत्मरक्षा तकनीक, सेल्फ डिफेंस टेक्निक्स सिखाए ताकि अगली बार वह उसके काम आ सके। युकी यह सुनकर भावुक हो जाती है और वे खुशी खुशी अपने घर लौट आते हैं। अगले दिन स्कूल में लड़कियां वॉलीबॉल खेलती हैं और युकी अपनी शक्तिशाली सर्विस से अंक हासिल करती रहती है। लड़के साइडलाइन से उस पर फिदा होते हैं और उन्हें यह विश्वास करना मुश्किल लगता है कि इतनी परफेक्ट लड़की हिदो से संबंधित है। हिदो इस तुलना से सचमुच निराश नहीं है क्योंकि उसने देखा है कि युकी वास्तव में कितनी शानदार है। उसे बीती रात याद आती है जो किसी एक्शन फिल्म जैसी लग रही थी और जब वह इसके बारे में सोचता है तो उसे अभी भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वह युकी के अतीत के बारे में जानने के लिए उत्सुक है, लेकिन वह इसके बारे में पूछकर उसे असहज नहीं करना चाहता। जल्द ही खेल रुक जाता है और जैसे ही युकी हिदो को देखकर मुस्कुराती है, सारे लड़के उससे जलने लगते हैं। वे उसे हकीकत में नफरत से घूरने लगते हैं और हिदो उन्हें नजरअंदाज करने का फैसला करता है। जैसे ही वह विचारों में खोया होता है, एक वॉलीबॉल सीधे उसके चेहरे की तरफ उड़ती हुई आती है, लेकिन किस्मत से कोई उसे समय पर रोक लेता है। हिदो ऊपर देखता है तो पाता है कि यह निट्टा है जिसने अचानक अपने बालों को सुनहरा ब्लॉन्ड रंग लिया है और वह उससे फ्लर्ट करती है जब वह पूछती है कि क्या वह ठीक है। हिदो अब बहुत घबरा जाता है क्योंकि वह उस व्यक्ति का सामना कर रहा है जिसने कल रात उसे मारने की कोशिश की थी और इसके अलावा सारे लड़के अब उससे और भी ज्यादा जल रहे हैं। निट्टा उसके बगल में बैठती है, अपने कंधे उससे रगड़ती है और हिदो से कहती है कि वह उसके प्रति इतना बेरुखा न बने और हिदो यह समझाने के लिए फ्लैशबैक में जाता है कि यह कैसे हुआ। आज सुबह जब वह और युकी स्कूल आए तो उनका सामना निट्टा से उसके बदले हुए रूप में हुआ। युकी उसके खिलाफ सतर्क थी, लेकिन निट्टा ने उससे कहा कि उसका कोई गलत इरादा नहीं है। उसने बताया कि अब वह स्कूल में नर्स के रूप में काम नहीं करने जा रही है क्योंकि वह एक नया मूल चरित्र लेकर आई है। अब वह नई शारीरिक शिक्षा टीचर बनने जा रही है जो दूसरे शहर से यहाँ आई है और वह हिदो की चचेरी बहन भी है। हिदो यह सुनकर हैरान रह गया और उससे कहता है कि वे बिल्कुल भी एक जैसे नहीं दिखते, लेकिन निट्टा कहती है कि उसे उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिर उसने खुलासा किया कि वह जानकारी इकट्ठा करने और भेष बदलने की माहिर है, लेकिन यह सुनहरी रंगत वाला लुक ही उसका असली रूप है। युकी ने उससे पूछा कि आखिर वह यहाँ क्या कर रही है और निट्टा ने जवाब दिया कि उसे दिलचस्प चीजें सबसे ज्यादा पसंद हैं और महान कातिल को किसी दब्बू लड़के की सेवा करते देखना सचमुच बहुत मनोरंजक था। इसीलिए वह उन पर नजर रखने के लिए स्कूल में रहने की योजना बना रही है। वह एक बार फिर घोषणा करती है कि उसके मन में उनके प्रति कोई दुश्मनी नहीं है और वादा करती है कि वह फिर कभी हिदो को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करेगी। हालांकि सौदा करने के लिए इतना ही काफी नहीं था, इसलिए उसने अपनी बात पर भरोसा करने के बदले युकी को 3 महीने के कत्सुदा ब्रेड देने की पेशकश की। युकी ने बिना किसी हिचकिचाहट के सौदा स्वीकार कर लिया और हिदो से कहा कि वह चिंता न करे क्योंकि उनके काम के सिलसिले में भी वे बिना किसी कारण के नागरिकों को नहीं मारते। उसका मानना था कि निट्टा ने अपना सबक सीख लिया है और वह दोबारा उनसे पंगा लेने की हिम्मत नहीं करेगी।
भले ही वह ऐसा करे, युकी को पूरा भरोसा था कि वह नींद में भी उसके जैसे लोगों से निपट सकती है। इस तरह वे निट्टा को चुपचाप उन पर नजर रखने देने के लिए सहमत हुए थे, लेकिन लगता है कि निट्टा उस गुप्त वाले हिस्से को भूल चुकी है। वह हिदो से चिपक जाती है और उससे कहती है कि उसे शारीरिक शिक्षा टीचर की नौकरी पसंद नहीं है, लेकिन यही एक ऐसी नौकरी है जहां वह सबसे ज्यादा कामचोरी कर सकती है। वह हिदो के और करीब आने लगती है और उसे घबराने के लिए उसके कानों में उल्टी सीधी बातें फुसफुसाने लगती है। इस वजह से युकी को गुस्सा आ जाता है और जब वह गेंद को हिट करती है तो अपनी ताकत पर काबू रखना भूल जाती है। गेंद नेट को फाड़ते हुए दीवार से जा टकराती है और युकी घबरा जाती है जब लड़कियां उससे उसकी इस अलौकिक सुपरह्यूमन ताकत का कारण पूछती हैं। उसके बाद हिदो और युकी एक साथ दोपहर का खाना खाते हैं और वह पहले आपा खोने के लिए उससे माफी मांगती है। वह उससे कहता है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी और फिर युकी उसे बताने लगती है कि भले ही उसे यकीन है कि निट्टा का कोई गलत इरादा नहीं है, लेकिन उसे निट्टा को हिदो के करीब देखकर अजीब लगा। वह पूछती है कि क्या यह सामान्य है या वह अजीब व्यवहार कर रही है, और हिदो को एहसास होता है कि युकी को जेलसी हुई थी क्योंकि कोई दूसरी लड़की उसके करीब आ गई थी। कुछ दिनों बाद जब युकी घर के काम कर रही होती है तो वह धुले हुए कपड़े इकट्ठा करने के लिए वॉशिंग मशीन खोलती है और जब वह पाती है कि तौलिए साफ और सूख गए हैं तो वह बहुत खुश हो जाती है। वह हिदो को यह खुशखबरी देने के लिए दौड़ती है क्योंकि वह पिछले महीने से उन्हें ठीक से धोने के लिए संघर्ष कर रही थी। वह उसकी तारीफ करता है और फिर युकी अपना काम दोबारा शुरू कर देती है। हिदो उससे पूछता है कि उन्हें रात के खाने में क्या खाना चाहिए और वह उससे कहती है कि उन्हें पोर्क कटलेट और खास सॉस के साथ कटी हुई बंदगोभी खानी चाहिए। हिदो सहमत हो जाता है और वह उसे उस मशहूर दुकान पर ले जाता है जहां से वह पोर्क कटलेट खरीदता है। दुकान पर बैठी बूढ़ी औरत हिदो का ऑर्डर लेती है और फिर युकी के बारे में पूछती है, जो कांच की खिड़की से अपना चेहरा सटाए अंदर रखी भारी मात्रा में सॉस को देखकर लार टपका रही होती है। तभी उसकी नजर दुकान के बूढ़े आदमी पर पड़ती है जो पोर्क कटलेट काट रहा होता है। उसका पूरा शरीर आमतौर पर कांपता रहता है, लेकिन जैसे ही वह कटलेट काटने वाला होता है वह अचानक बिल्कुल शांत हो जाता है और उन्हें साफ सुथरे टुकड़ों में काट देता है। युकी यह देखकर हैरान रह जाती है और सोचती है कि अपनी उम्र के बावजूद इतने बेहतरीन कौशल होने के कारण वह भी जरूर एक मास्टर असैसिन कातिल होगा, और हिदो उसकी इस कल्पना को तोड़ना नहीं चाहता। बूढ़ी औरत उससे पूछती है कि लड़की क्या बड़बड़ा रही है और उसकी बात छुपाने के लिए हिदो उसे बताता है कि युकी उनकी सॉस की बहुत बड़ी प्रशंसक है। बूढ़ी औरत यह सुनकर खुश होती है और युकी को बताती है कि उसने ही यह रेसिपी बनाई थी। युकी यह सुनकर दंग रह जाती है और वह औरत से पूछती है कि क्या वह भगवान है। वह बूढ़ी औरत का शुक्रिया अदा करती है और समझाती है कि उसकी सॉस उसके लिए कितनी अहमियत रखती है। युकी कहती है कि जब तक उसने इस सॉस का स्वाद नहीं चखा था तब तक वह कभी खाने के स्वाद को महसूस ही नहीं कर पाती थी। बूढ़ी औरत मुस्कुराते हुए उससे कहती है कि हो सकता है कि उसकी जिंदगी में कुछ गर्माहट और खुशी की कमी रही हो, जिसकी वजह से वह खाने के स्वाद का आनंद नहीं ले पाती थी। वह कहती है कि युकी शायद सॉस का स्वाद इसलिए ले पाई क्योंकि वह खुश थी, और युकी को लगता है कि यह सच है। जब युकी हिदो से मिलने के बाद मिली खुशी के बारे में सोचने में व्यस्त होती है, तभी दुकान का बूढ़ा आदमी अचानक उसके पीछे आता है और उसके कंधे पर थपकी देते हुए कहता है कि वहां थोड़ी धूल लगी थी। युकी चौंक जाती है क्योंकि उसे उसकी मौजूदगी का एहसास तक नहीं हुआ था, और अब उसे यकीन हो जाता है कि वह एक महान कातिल है और वह उसकी फैन बन जाती है। उसके बाद वह कुछ ताज़ा सॉस का स्वाद लेती है और दुनिया के शीर्ष पर होने जैसा महसूस करती है, और फिर वे रात का खाना खाने के लिए घर लौट आते हैं। रात के खाने के बाद जब युकी बर्तन धो रही होती है तो हिदो गूगल पर ड्रैगन्स 9 के बारे में खोजने की कोशिश करता है, लेकिन सर्च रिजल्ट्स कहते हैं कि यह सिर्फ एक चीनी पौराणिक कथा लेजेंड है। वह सोचता है कि क्या उसे युकी से इस बारे में पूछना चाहिए, लेकिन फिर ऐसा न करने का फैसला करता है क्योंकि वह अपने अतीत से आगे बढ़ने की बहुत कोशिश कर रही है। वह सोफे पर सो जाता है और उसे अपनी माँ के उन्हें छोड़कर जाने का सपना आता है। वह रोता है, उनसे रुकने के लिए कहता है और उनके पीछे भागता है। तभी अचानक उसका सपना टूट जाता है और वह खुद को युकी की बाहों में पाता है। जैसे ही वह अपनी ठोड़ी पर कुछ मुलायम सा महसूस करता है वह घबरा जाता है और युकी पूछती है कि क्या उसे फिर से अपनी माँ के बारे में वही बुरा सपना आ रहा था। वह हाँ में जवाब देता है और युकी उस सपने से बाहर निकलने के लिए उसे अपनी गोद में सिर रखकर सोने की पेशकश करती है। हिदो घबरा जाता है और उसे मना कर देता है, लेकिन तभी अचानक उसका स्मार्टफोन क्रोम टैब खुला रखकर नीचे गिर जाता है। युकी पाती है कि वह उसके पिछले संगठन के बारे में खोज रहा था और पूछती है कि क्या वह उत्सुक है। हिदो कहता है कि वह उसके बारे में और जानना चाहता था, और युकी उसे बताती है कि वह उसे ड्रैगन्स 9 के बारे में ज्यादा नहीं बता सकती क्योंकि वह खुद इसे अच्छी तरह से नहीं जानती। वह कहती है कि वह सिर्फ एक सोच समझ के बिना काम करने वाली कातिल थी, जिसका एकमात्र ध्यान अपने काम को ठीक से करने पर था ताकि उसे निकाल न दिया जाए। इसीलिए वह इस अंडरवर्ल्ड संगठन के बारे में ज्यादा नहीं जानती। वह हिदो को बताती है कि अंधेरे में जिंदगी जीने की वजह से उसके मन पर इतने गहरे जख्म हैं कि वह अभी भी अपनी नई जिंदगी की आम चीजों को देखकर हैरान रह जाती है। वह कहती है कि उसे खुशी है कि वह हिदो के पास आई और उसे सामान्य बनने का मौका मिला, और वह उससे कहता है कि उसे भी खुशी है कि वह उसके पास आई। यह कहते हुए वह शर्म से लाल हो जाता है और फिर युकी उसे अपने बारे में और बातें बताने का फैसला करती है। वह कहती है कि वह चाहती थी कि वह उसकी गोद में लेटे क्योंकि जिस पहले दिन उन्होंने ऐसा किया था उसे महसूस हुआ था कि वह सचमुच उसकी मदद कर सकती है, एक परी की तरह उसे बचाने आ गई थी।
अगले दिन युकी हमेशा की तरह घर के सारे काम खत्म करती है और फिर किराना सामान खरीदने के लिए बाजार जाती है। बाजार के सभी लड़के उसे घूरते रहते हैं, लेकिन युकी उन पर कोई ध्यान नहीं देती। वह कुछ सब्जियां चुनने लगती है और बूढ़ा दुकानदार उसकी मदद करता है। तभी एक लड़की युकी के पास आती है और घबराते हुए उससे कहती है कि वह काफी देर से उसे देख रही थी और उसे वह बहुत सुंदर और कूल लगी। युकी तारीफ सुनकर खुश होती है और फिर वह लड़की कहती है कि वह भी उसकी तरह बनना चाहती है। वह उससे पूछती है कि उसे वह वर्दी, यूनिफॉर्म कहाँ से मिली, क्योंकि यह कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे सामान्य लोग पहनते हैं और वह भी इसे चाहती है। युकी को झटका लगता है क्योंकि लड़की ने उससे कहा कि सामान्य लोग नौकरानी की वर्दी नहीं पहनते। जल्द ही हिदो वहां आता है क्योंकि उसे भी कुछ पत्रिकाएं खरीदनी थीं और जैसे ही युकी उसे देखती है वह उससे पूछती है कि क्या नौकरानी की वर्दी सामान्य नहीं होती। खैर, हिदो उसे सच बता देता है और अगले रविवार को वे शॉपिंग पर जाने और उसके लिए कुछ कैजुअल, सामान्य कपड़े खरीदने का फैसला करते हैं। रिको शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में पहले से ही उनका इंतजार कर रही होती है, लेकिन हिदो को झटका तब लगता है जब नित्ता भी वहां मौजूद होती है। वह उससे पूछता है कि आखिर वह यहाँ क्या कर रही है और वह उसे बताती है कि उसने उसके कमरे में एक बग, जासूसी उपकरण लगा दिया था और उसे उसके प्लान के बारे में पता चल गया था। हिदो उससे दूर जाने के लिए कहता है, लेकिन नित्ता उससे कहती है कि उसे युकी के लिए कपड़े खरीदने के बारे में किसी विशेषज्ञ की सलाह की जरूरत है और वह सबसे सही उम्मीदवार है। रिको अब उत्सुक हो जाती है और वह पूछती है कि क्या यह कूल और मैच्योर औरत भी एक कातिल है, और नित्ता हमें जवाब देती है। इसके बाद रिको में एक और नया अतरंगी शौक जाग जाता है। रिको कहती है कि वह एक ऐसी दुकान जानती है जहां से वे युकी के लिए अच्छे कपड़े ले सकते हैं और फिर उन्हें एक कॉस्प्ले स्टोर पर ले जाती है और युकी को एक और भी ज्यादा ध्यान खींचने वाली मेड यूनिफॉर्म ट्राई कराती है। वह तस्वीरें खींचना शुरू कर देती है क्योंकि युकी को यहां लाने का उसका एकमात्र कारण यही था, लेकिन युकी को वह ड्रेस पसंद नहीं आती क्योंकि वह आरामदायक नहीं है। अगली ड्रेस जो वह ट्राई करती है वह काफी छोटी है और युकी को वह भी पसंद नहीं आती क्योंकि उसमें चाकू छिपाना आसान नहीं है। हिदो उससे कहता है कि उसे चाकुओं की जरूरत नहीं है क्योंकि वह अब कातिल नहीं है, लेकिन वह उसे बताती है कि अपने पास चाकू रखकर ही उसे शांति महसूस होती है। उसके बाद वे एक सामान्य दुकान पर जाते हैं जहां युकी कुछ सामान्य कपड़े ट्राई करती है और रिको व नित्ता उसमें एक स्विमसूट भी मिला देती है। वे हिदो से पूछते हैं कि उसे कौन सा सबसे ज्यादा पसंद आया और वह कहता है कि वह युकी को एक लंबी सफेद ड्रेस में देखना ज्यादा पसंद करता है। नित्ता उसकी फैंटेसी का मजाक उड़ाने लगती है और हिदो अब उसके आसपास नहीं रहना चाहता। खैर, वे लगभग वही सब कुछ खरीद लेते हैं जो युकी ने ट्राई किया था और घर की ओर जाने लगते हैं। अचानक उन्हें हैलोवीन के सामान की एक दुकान दिखाई देती है और रिको कुछ पोशाकें खरीदने के लिए अंदर भागती है। वह एक डायन, विच का रूप धारण करती है और युकी भी वैसा ही करती है, लेकिन उससे बेहतर लगती है। नित्ता पुलिस वाली की तरह तैयार होती है और रिको को उसका स्टाइल पसंद आता है। वे अपनी अजीबोगरीब फैंटेसीज पर एक दूसरे से जुड़ने लगती हैं, जबकि हिदो और युकी दूर से उन्हें देखते हैं। हिदो कहता है कि रिको को हैलोवीन बहुत पसंद है, लेकिन उसकी इसमें ज्यादा दिलचस्पी नहीं है। अचानक वह एक लोकप्रिय ज़ॉम्बी फिल्म का पोस्टर देखता है और युकी से पूछता है कि क्या वह इसे देखना चाहेगी। बाकी लड़कियां फिल्म देखने के लिए तैयार हैं, लेकिन युकी कहती है कि उसने कभी कोई फिल्म नहीं देखी है। हिदो पूछता है कि क्या वह कभी सिनेमा हॉल भी नहीं गई है और युकी कहती है कि वह वहां गई है, लेकिन वह सिर्फ अंधेरे का फायदा उठाकर अपने टारगेट की हत्या करने के लिए था। हिदो अब असहज महसूस करता है, लेकिन वह युकी से कहता है कि उसे इस बार फिल्म देखने का अनुभव लेना चाहिए। वे सिनेमा हॉल जाते हैं और नित्ता फिल्म के बीच में ही सो जाती है, लेकिन युकी पूरी तरह से उसमें खो जाती है। फिल्म आगे बढ़ने के साथ उसे डर लगने लगता है और जब तक फिल्म खत्म होती है उसमें ज़ॉम्बी का फोबिया, डर पैदा हो जाता है। रिको उसे बताती है कि ज़ॉम्बी सुस्त और बेवकूफ होते हैं और वह बिना किसी कोशिश के भी उनसे निपट सकती है। युकी सहमत होती है, लेकिन कहती है कि उसे सड़ती हुई लाशों की बदबू से नफरत है। वह फिर कहती है कि चूंकि ज़ॉम्बी पहले से ही मरे हुए हैं, इसलिए वह उन्हें मार भी नहीं सकती। वह डर से कांपने लगती है, इसलिए हिदो उसे शांत करने के लिए लड़कियों को कुछ डेजर्ट, मीठा खिलाने का फैसला करता है। वे एक दूसरे के साथ मीठा शेयर करते हैं और सड़क के दूसरी ओर से गुलाबी बालों वाली एक शर्मीली लड़की उन्हें देख रही होती है। अचानक एक आदमी उसका हाथ पकड़ता है और उससे कहता है कि उसने अपनी सतर्कता खो दी। वह नाका नाम की लड़की से कहता है कि वह इस तरह एक अच्छी कातिल नहीं बन पाएगी और उससे कहता है कि ध्यान भटकाना बंद करे और ट्रेनिंग पर ध्यान दे। वह माफी मांगती है और कहती है कि वह ट्रेनिंग पर ध्यान देगी, लेकिन फिर उसका ध्यान फिर से हिदो और उन लड़कियों पर चला जाता है जो मस्ती कर रही हैं। बाद में नित्ता अपने घर के लिए निकल जाती है और रिको उससे कहती है कि अगली बार उन्हें अकेले ही शॉपिंग पर जाना चाहिए। हिदो रिको को उसके घर छोड़ने का फैसला करता है और युकी कहती है कि वह घर लौटकर रात का खाना बनाना शुरू करेगी। उनके जाने के बाद वह दुकान की खिड़की में अपने प्रतिबिंब को घूरने लगती है और अपनी जिंदगी में नौकरानी की वर्दी के महत्व के बारे में सोचने लगती है। घर पहुंचने के बाद वह वापस नौकरानी की वर्दी में बदल जाती है और मोचा मचाई को देखने जाती है तो पाती है कि उसके खिलौने और कालीन, रग्स सब गंदे हैं। वह कहती है कि वह अब उन्हें साफ करेगी, लेकिन मोचा कालीन लेकर भाग जाता है। वह उसका पीछा करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी अचानक मौसम तूफानी हो जाता है। जैसे ही आसमान में बिजली कड़कती है, युकी अचानक घबरा जाती है और ज़ॉम्बी हमले की कल्पना करने लगती है। इस बीच मोचा बदमाशी करता रहता है और रसोई में एक मेज से टकरा जाता है, जिससे उस पर ठंडा सूप गिर जाता है।
उस आवाज को सुनकर यूकी और भी ज्यादा डर जाती है। और जब मोचा अपने सिर पर गंदा तौलिया लपेटे उसकी तरफ आता है तो वह बुरी तरह घबरा जाती है और उसे ज़ोंबी समझकर उस पर हमला कर देती है। जब हिदो घर लौटता है तो वह पाता है कि यूकी ने अपने वहम पैरानोया के चक्कर में मोचा का तौलिया फाड़ दिया है और अब कुत्ता उदास है। यूकी माफी मांगती है और तौलिए की मरम्मत करने का वादा करती है और भले ही हिदो को नहीं लगता कि यह संभव है, फिर भी वह उससे कहता है कि वह जैसा चाहती है वैसा करे। वह ध्यान देता है कि उसने वापस नौकरानी की वर्दी पहन ली है और पूछता है कि क्या उसे उनके द्वारा खरीदे गए कपड़े पसंद नहीं आए। यूकी कहती है कि उसे वे वास्तव में बहुत पसंद आए, लेकिन वह खुद को नौकरानी की वर्दी से अलग नहीं कर पाई जो उसके पिछले मालिक का उपहार था। वह एक बीमार बूढ़े आदमी थे जिन्होंने उसे कातिल की जिंदगी से दूर होने में मदद की थी और अंत में वही थे जिन्होंने उसे हिदो के पास भेजा था। इसीलिए वह नौकरानी की वर्दी पहनना जारी रखना चाहती है क्योंकि यह उसे उनकी याद दिलाती है। यूकी हिदो से पूछती है कि क्या उसके लिए इस गैरमामूली यूनिफॉर्म को पसंद करते रहना और कातिल होने के बावजूद ज़ोंबी से डरना अजीब है। वह उससे कहता है कि यह अजीब नहीं है क्योंकि लोगों के लिए उन चीजों को पसंद करना सामान्य है जिनसे उनकी गहरी यादें जुड़ी होती हैं और उन चीजों से डरना भी स्वाभाविक है जो उन्हें डराती हैं। वह उससे कहता है कि दुनिया उसे कैसे देखती है इसके बारे में सोचना बंद करे और सामान्य का ऐसा रूप बने जो उसके अनुकूल हो। यूकी यह सुनकर खुश होती है और तभी मोचा कमरे में इधर उधर भागने लगता है क्योंकि वह अपना तौलिया सिलवाना चाहता है। हिदो उसे गोद में उठाता है और उसे एहसास होता है कि यह वही तौलिया है जो उसके पास तब था जब उसे उसके दरवाजे पर छोड़ा गया था और वह सोचता है कि मोचा उस तौलिए से जुड़ा हुआ है जो उसे उसके परिवार की याद दिलाता है। यूकी समझती है कि कुत्ता कैसा महसूस कर रहा है क्योंकि उसकी घंटी बेल ही एकमात्र ऐसी चीज है जो उसे उसकी बहन की याद दिलाती है जो उससे बहुत दूर है। हिदो यह सुनकर हैरान रह जाता है और यूकी से पूछता है कि क्या सच में उसकी कोई बहन है, लेकिन वह बस उसे एक तक घूरती रहती है। अगले दिन हिदो और यूकी निट्टा के साथ एक रामिन की दुकान पर जाते हैं क्योंकि वही एकमात्र ऐसी शख्स है जो यूकी की बहन के बारे में जानकारी खोजने में उनकी मदद कर सकती है। वह यूकी से कहती है कि यह उसकी तरफ से ट्रीट है और नारुतो से भी तेजी से रामेन का पूरा कटोरा गटकने के बाद वह कहती है कि उसकी सेवाओं को खरीदने के लिए इतना काफी नहीं है। हिदो उस पर चिल्लाता है और बिल आधा आधा बांटने के लिए कहता है, लेकिन यूकी उन पर कोई ध्यान नहीं दे रही है क्योंकि वह रामेन में अपनी पसंदीदा सॉस मिलाने में व्यस्त है। निट्टा इस बात पर भड़क जाती है क्योंकि वह खुद को गॉर्डन रामसे की शिष्या मानती है और उसका कहना है कि पूरी तरह से सही बने रामेन में सॉस मिलाना एक पाप है। यूकी उसकी बकबक नहीं सुनती, लेकिन तभी वह ध्यान देती है कि उसकी सॉस लगभग खत्म होने वाली है और वह चिंतित हो जाती है। इसलिए हिदो उसे कुछ सॉस खरीदने के लिए दुकान पर ले जाता है, लेकिन छोटी बूढ़ी औरत उसे बताती है कि उनके पास सॉस खत्म हो चुका है क्योंकि इलाके के सभी छात्रों ने इसे खरीद लिया और अब उनके पास केवल अपनी नियमित व्यावसायिक जरूरतों को पूरा करने जितना ही बचा है। यूकी कहती है कि कोई बात नहीं, लेकिन हिदो उसके दिल टूटने की आवाज सुन सकता है। जैसे ही वे घर वापस लौटते हैं, यूकी बोतल में बची थोड़ी सी सॉस को घूरती है और कहती है कि वह इसका इस्तेमाल समझदारी से करेगी ताकि यह पूरे एक हफ्ते तक चले। हिदो उसे इस उदास मूड से बाहर निकालना चाहता है और वह उससे उसकी बहन के बारे में पूछता है। वह पूछता है कि जब वे आखिरकार मिलेंगे तो वह उससे क्या कहेगी और यूकी कहती है कि उसे अपनी बहन का चेहरा भी याद नहीं है। वह समझाती है कि उसे कम उम्र में ही उसके परिवार से छीन लिया गया था और उनके साथ उसकी यादें धुंधली और बिखरी हुई हैं। अपनी बहन के बारे में वह केवल इतना जानती है कि उनकी मां ने उन्हें एक जैसी घंटी वाले सामान बेल एक्सेसरीज दिए थे और वह हमेशा अपनी घंटी अपने पास रखती है इस उम्मीद में कि जब वह अपनी बहन को देखेगी तो उसे पहचान सकेगी। यूकी फिर कहती है कि वह अपनी बहन से दोबारा मिलने से डरती है क्योंकि हो सकता है कि वह उससे नफरत करती हो या उसके मन में उसके प्रति कोई शिकायत हो। हिदो घबरा जाता है और पूछता है कि क्या उसे निट्टा से उसकी बहन को न ढूंढने के लिए कहना चाहिए, लेकिन यूकी कहती है कि भले ही वह डरी हुई है, फिर भी यह जानकर खुश होगी कि उसकी बहन ठीक ठाक है। तभी हिदो के दोस्त वहां पहुंचते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या वे एक साथ खरीदारी करने बाहर आए हैं। हिदो उन्हें देखकर हैरान होता है और वे उसे बताते हैं कि वे यहाँ अपने पसंदीदा गायक नाजका का नवीनतम एल्बम खरीदने आए थे जो जल्द ही स्थानीय उत्सव में प्रस्तुति भी देने वाला है। अचानक उसका छोटा दोस्त इस बात से जानने लगता है कि हिदो और यूकी कितने करीब हैं और उसे यह संदिग्ध लगता है कि हाल ही में उससे संबंधित 2 सुंदर लड़कियां स्कूल में शामिल हुई हैं। दूसरा दोस्त इस बात से जलता है कि हिदो अब उनके साथ समय नहीं बिताता, लेकिन लंबा लड़का उससे शांत रहने के लिए कहता है क्योंकि कम से कम हिदो यूकी की वजह से खुश है। वे उसे बताने लगते हैं कि अपने मिडिल स्कूल के वर्षों के दौरान हिदो कितना उदास और अलग थलग डार्क एंड एजी रहता था और वह उन्हें चुप कराने की कोशिश करता है। इसी छीनाचपटी में उसके दोस्त के हाथ से हस्ताक्षरित साइंड एल्बम छूटकर दूर गिर जाता है और यूकी एल्बम को गटर में जाने से रोकने के लिए अपना बैग फेंककर उसे बचाने की कोशिश करती है। हालांकि ऐसा करने में सॉस की बोतल उसके बैग से बाहर निकल जाती है और पूरी सॉस फर्श पर बिखर जाती है जिससे यूकी पूरी तरह टूट जाती है। उस रात उसे एक बुरा सपना आता है जहां सॉस की विशाल बोतल खाली है और उस पर गुस्सा हो रही है और जब हिदो अगली सुबह उसे जगाने आता है तो यूकी उससे कहती है कि अब उसके पास जीने की कोई वजह नहीं बची है। हिदो उसे सांत्वना देता है यह कहते हुए कि वह अगले हफ्ते सॉस खरीद सकती है और वह उसे बताती है कि उसने एक और सपना देखा था, लेकिन विवरण का खुलासा नहीं करती है।
अगली रात भी युकी को वही भयानक सपना आता है और वह हिदो के कमरे में भागती है और उससे उसके साथ सोने के लिए कहती है क्योंकि वह अकेले सोने से बहुत डरी हुई है। यह सुनकर वह घबरा जाता है और फिर उसे बताता है कि वह आगामी परीक्षा के लिए रात भर जागकर पढ़ाई कर रहा है, इसलिए जब तक उसे बेहतर महसूस न हो वह उसके पास जाग सकता है। जैसे ही वे कॉफी पीते हैं, युकी अचानक हिदो से कहती है कि वह बहुत अच्छे चरित्र वाला इंसान है और फिर उससे पूछती है कि क्या उसने कभी किसी से नफरत की है। वह इस बारे में सोचता है और कहता है कि वह इसे नफरत तो नहीं कहेगा, लेकिन अतीत में हुई कुछ घटनाओं के कारण वह अपने पिता को नापसंद करता था, लेकिन पारिवारिक रिश्ते ऐसे ही होते हैं। उसके शब्दों से युकी को अपनी बहन की याद आती है जिसने उससे कहा था कि वह उससे नफरत करती है और वह यह कहते हुए अपने कमरे में वापस जाने का फैसला करती है कि वह यहाँ हिदो को परेशान कर रही है। जब वह सो जाती है तो उसे सपने में खाली सॉस की बोतल दिखाई देती है जो उससे कहती है कि उसने उसे और अपनी बहन को छोड़ दिया और अब हर कोई उससे नफरत करता है क्योंकि वह एक ठंडे खून वाली कातिल है। सॉस की बोतल उसे दिखाती है कि हिदो और रिको भी उससे नफरत करते हैं और फिर उसके अतीत का खुलासा करने लगती है। जब युकी छोटी बच्ची थी तो वह एक विलक्षण प्रतिभा जीनियस थी जो 7 साल की उम्र में 15 भाषाएं बोल सकती थी। अपनी बुद्धिमत्ता और क्यूटनेस के कारण वह एक सेलिब्रिटी बनने की राह पर थी, लेकिन उसकी दिलचस्पी सिर्फ अपने माता पिता को खुश रखने में थी। वे खुशी खुशी रहते थे, लेकिन फिर उसके 7वें जन्मदिन पर उनके घर एक अप्रत्याशित मेहमान आया। जैसे ही उसके माता पिता उसके सपने में दरवाजा खोलने जाते हैं, युकी उन्हें रोकने की कोशिश करती है क्योंकि वह जानती है कि आगे बहुत भयानक होने वाला है। उसके माता पिता उसके सपने से गायब हो जाते हैं और युकी रोने लगती है क्योंकि सॉस की बोतल उसे बताती है कि उसके माता पिता को इसलिए मारा गया क्योंकि कातिल उसे ले जाने आए थे और यहाँ तक कि उसकी बहन भी इसमें शामिल थी। युकी अपने भयानक अतीत को दोबारा जीती है जहां अपने माता पिता की मृत्यु के बाद उसने अपनी भावनाएं खो दी थीं और एक ठंडे खून वाली हत्यारा बनने के लिए अपनी ट्रेनिंग के आगे घुटने टेक दिए थे। जब उसकी बहन को यह पता चला तो उसने युकी से कहा कि वह उससे नफरत करती है और उनकी मां द्वारा दी गई घंटी को फेंक दिया। वह आवाज उसे बताती रहती है कि उसके पास एक कातिल बने रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं है क्योंकि इस धरती पर उसका यही एकमात्र उद्देश्य है। युकी खुद को खोया हुआ महसूस करती है जब अचानक वह आवाज उसके गुरु की आवाज में बदल जाती है और वह उन्हें अपने सामने पाती है जो उससे काम पर वापस लौटने के लिए कहते हैं। अचानक युकी की नींद खुल जाती है क्योंकि हिदो उसका नाम पुकारता है। वह पूछता है कि क्या वह ठीक है क्योंकि वह नींद में उसके कराने की आवाज सुन सकता था। वह अचानक उसे कसकर गले लगा लेती है और उसे अपने साथ बिस्तर पर खींच लेती है। हिदो बहुत ज्यादा घबरा जाता है क्योंकि यह स्थिति उस जैसे सीधे सादे लड़के के लिए बहुत अधिक थी। युकी जबरदस्ती करने के लिए माफी मांगती है, लेकिन उससे कहती है कि वह उसे थोड़ी देर ऐसे ही रहने दे क्योंकि उसे इसकी सख्त जरूरत है। वह पाता है कि वह डर से कांप रही है और पूछता है कि क्या उसने कोई बुरा सपना देखा था। युकी हाँ में जवाब देती है, यह कहते हुए कि यह उसके अतीत का एक सपना था और वह इसके बारे में बात नहीं करना चाहती। हिदो उसे शांत करने और सोने में मदद करने के लिए अचानक उसकी पीठ थपथपाने लगता है क्योंकि जब वह छोटा था तो उसकी माँ भी ऐसा ही करती थी और यह तरीका युकी पर भी काम कर जाता है। अगले दिन स्कूल में हिदो के दोस्त हैरान रह जाते हैं जब युकी उनसे आगामी उत्सव फेस्टिवल के बारे में पूछती है। वे उससे पूछते हैं कि वह मशहूर कत्सुदा फेस्टिवल के बारे में कैसे नहीं जानती जो उनके स्कूल की एक महान परंपरा है। इसमें संगीत उत्सव, खेल उत्सव और सांस्कृतिक उत्सव शामिल हैं। सभी कक्षाएं इसमें भाग लेती हैं और विजेता को कत्सुदा सॉस का एक विशेष संस्करण मिलता है। सॉस के बारे में सुनकर युकी के मुंह में पानी आने लगता है, लेकिन तभी हिदो के दोस्त कहते हैं कि चूंकि वे प्रथम वर्ष फ्रेशमैन के छात्र हैं जो इस उत्सव के बारे में ज्यादा नहीं जानते, इसलिए वे शायद पोडियम पर भी नहीं पहुंच पाएंगे। वे कहते हैं कि नतीजों में सांस्कृतिक उत्सव सबसे ज्यादा मायने रखता है और फिर परीक्षा में उनके अंक भी जोड़े जाते हैं। इसी बात पर हिदो युकी से हाल ही में हुई परीक्षा में उसके प्रदर्शन के बारे में पूछता है और वह उसे दिखाती है कि उसे 42 अंक मिले हैं जो पासिंग मार्क्स से थोड़े ही ऊपर है। उसे उस पर बहुत गर्व है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि कक्षा के औसत अंक क्लास एवरेज भी उत्सव के परिणाम में गिने जाते हैं तो उसे डर लगने लगता है कि वह अकेले ही पूरी कक्षा का औसत गिरा देगी। हिदो उसे यह कहकर शांत करने की कोशिश करता है कि जब तक वह पास हो रही है तब तक सब ठीक है। बाद में हिदो और युकी अपनी डील के अनुसार कत्सुदा ब्रेड का अपना साप्ताहिक कोटा लेने के लिए निट्टा से मिलने जाते हैं। युकी इसके लिए निट्टा का शुक्रिया अदा करती है क्योंकि वह पूरे हफ्ते सॉस न मिलने की वजह से परेशान थी। निट्टा उनसे अपनी क्लास में वापस जाने के लिए कहती है क्योंकि उसे कुछ टेस्ट पेपर चेक करने हैं और जैसे ही वे वापस लौटते हैं वे क्लास के औसत अंकों के बारे में बात करने लगते हैं जो फेस्टिवल में गिने जाएंगे। यह सुनकर निट्टा युकी से कहती है कि वह निश्चित रूप से क्लास का औसत नीचे गिराने वाली है क्योंकि उसने शारीरिक शिक्षा पे के टेस्ट के लिए उत्तर पुस्तिका पर अपना नाम भी नहीं लिखा था और इसका मतलब है कि वह फेल होने वाली है। युकी घबरा जाती है, लेकिन हिदो निट्टा के साथ एक डील करने की कोशिश करता है ताकि वे अभी नाम लिख सकें। वह उनसे कहती है कि अगर वे यह मौका चाहते हैं तो उन्हें उसका काम मुफ्त में करना होगा और ब्रेड वाली डील रद्द हो जाएगी, लेकिन युकी यह कीमत चुकाने के लिए तैयार है क्योंकि वह फेस्टिवल जीतना चाहती है और स्पेशल सॉस पाना चाहती है। अचानक हवा का एक झोंका पास से गुजरता है और फिर निट्टा देखती है कि आंसर शीट पर युकी का नाम लिखा हुआ है। वह हैरान रह जाती है और पूछती है कि वह इतनी तेज कैसे हो सकती है, लेकिन इससे पहले कि युकी कुछ कह पाती, हिदो वकील बनने का नाटक करता है और कहता है कि नाम तो हमेशा से वही रहा होगा, लेकिन निट्टा ने ही इसे पहले ध्यान से नहीं देखा होगा।
निक्का को एहसास होता है कि उसे बातों में फंसा दिया गया है और वह इस बार हिदो को जाने देने का फैसला करती है।